हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ ज्ञान में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने आईपीसी सीरीज़ की फर्दर वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले का पार्ट आपके अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप इसे वहाँ जाकर देख सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है उनके लिए ऑल द बेस्ट, जिन्होंने नहीं की है वो आज से ही प्रिपरेशन शुरू करें, क्योंकि नोटिफिकेशन बैक टू बैक आ रही है और हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो प्लीज़ आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिसका जवाब हम एज सून एज़ पॉसिबल आपको देने की कोशिश करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट विद आईपीसी। आईपीसी कब का एक्ट है? 1860 का। लास्ट अमेंडमेंट कब हुई थी? 21 अप्रैल 2018। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो लास्ट अमेंडमेंट हमेशा याद रखो। आज हम सेक्शन 71 से स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस मेड अप ऑफ द सेवरल ऑफेंस। कई अपराध किए लेकिन पनिशमेंट एक की मिलेगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप किसी को डंडा मारते हैं, एक डंडा मारने की सज़ा आपको 1 साल मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 50 डंडों की सज़ा 50 साल मिलेगी आपको एक ही साल। वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स, any of which part is itself an offence, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such offence unless it is expressly provided। अगर प्रोविज़न दे रखा है कि भैया आपको सारे अपराध की पनिशमेंट मिलेगी, 50 डंडों की ही मिलेगी, तो दूसरा सीन है, नहीं तो आपको सिंगल एक ही डंडे की मिलेगी। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। व्हेन वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन द 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन of any law in force for the time being, by which offences are defined or punished, where several acts of which one or more than one would by itself them or themselves constitute an offence, constitutes when combined a different offence, the offender shall not be punished with the more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offence। अब आ जाइए कि आपने 2 अपराध किए, 2-3 अपराध, लेकिन वो एक नया ही अपराध में टर्न आउट हो गया, तो आपको हर अपराध की अलग से पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जो अपराध की सीवियर पनिशमेंट है वही आपको मिलेगी। ये जो सीवियर पनिशमेंट है ना, फॉर एग्जांपल ये, इस चीज़ को आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है प्री का। अब आ जाइए सेक्शन 72 पर। Punishment of the person guilty of one of the several offences, the judgment stating that it is doubtful of which। 2-3 अपराध कर दिए लेकिन जजमेंट से ये पता नहीं लग पा रहा कि आपने कौन सा अपराध किया है, तो आपको जज साहब क्या कहें, लोएस्ट पनिशमेंट देंगे। नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अब आ जाइए सेक्शन 73, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 73 और एंड सेक्शन 74 दिमाग के कंप्यूटर में फीड कर लेना भैया। आ जाइए सेक्शन 73 पे। सेक्शन 73 बात कर रहा है सोलेटरी कन्फाइनमेंट की। एकांतवास में जब जेल होती है ना, उसको सोलेटरी कन्फाइनमेंट बोला जाता है। ये मैक्सिमम जो है 3 महीने की दी जाती है। अगर आपकी सज़ा 6 महीने की है तो आपको 1 मंथ की सोलेटरी कन्फाइनमेंट, अगर आपकी पनिशमेंट 6 महीने से 1 साल के बीच में है तो 2 मंथ्स की पनिशमेंट मिलेगी, और अगर 1 साल से ज़्यादा की आपकी पनिशमेंट है तो सोलेटरी कन्फाइनमेंट में आपको 3 मंथ से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। सोलेटरी कन्फाइनमेंट क्या है? बेसिकली, whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to the rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in the solitary confinement for a period of for any portion of the imprisonment to which he is sentenced not exceeding 3 months। नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स को मार्क कर ले, इम्पॉर्टेंट प्री, बहुत बार पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल, यहाँ पे ये जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। अब आ जाइए सेक्शन 74, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 73, 74।
74 क्या कहता है, लिमिट बताता है बेसिकली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिमिट क्या होगी। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम, एक साथ 14 दिन का, और फिर उसके बीच में फिर इंटरवल, फिर आप नेक्स्ट ड्यूरेशन पे जा सकते हैं। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड shall exceed 3 months of the imprisonment awarded, with such intervals between the period of solitary confinement of not less than duration than such period, कि मतलब अगर 3 महीने से ज़्यादा आपको पनिशमेंट दी गई है तो आपको बीच में उसके गैप देना ज़रूरी है। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 76 से 106 तक। ये बात कर रहा है, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 4 जर्नल एक्सेप्शन। जर्नल एक्सेप्शंस क्या होती हैं, बेसिकली इसके अंदर आपको डिफेंस मिल जाता है। ये एक तरह से ये लगा लीजिए एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड है आपके हाथ में। अगर आपने कोई अपराध कर दिया और वो जर्नल एक्सेप्शंस में आता है तो आप उसके लिए लायबल कभी भी नहीं होंगे। अब आ जाइए सेक्शन 76, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय द लॉ। ये बेसिकली डिफेंस कौन लेगा, ये एक्यूज लेता है कि भैया मेरे को लगा था कि ये फैक्ट है कि भैया मैं इस चीज़ के लिए, मेरे दिमाग में एक वो थी कि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ करने के लिए, तो उस सिचुएशन में आपको सेक्शन 76 का डिफेंस मिल जाएगा। ये एक मैगजीन पे जो है डिपेंड कर देता है, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, लेट द सुपीरियर बी लायबल। इसमें एक फेमस केस लॉ है शिव मंगल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, इसको अपनी बैरक में मार्क कर लीजिएगा। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ और हु बाय द रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट एंड नॉट बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ अ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय द लॉ। अगर किसी को ये लगता है कि भैया वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जरिए कि भैया इस कानून के तहत मेरे को बचाव है, तो उसको सेक्शन 76 का डिफेंस मिल जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 77, एक्ट ऑफ द जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। अगर जज साहब कोई भी काम कर रहे हैं, जुडिशली कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अथॉरिटी में कर रहे हैं, तो आप उसको उनके एक्ट के लिए आप पनिशमेंट या लाइबली नहीं कर सकते, क्योंकि वो अथॉरिटी उनको लॉ द्वारा दी गई है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज when acting judicially in the exercise of any power which in good faith he believes to be given to him by the law. Section 78, act pursuant to the judgment of the court or order of a court. हैंगमैन होता है, जिससे मैं भी कसाई जिसको बोलते हैं, बेसिकली जिसका काम क्या है कि फांसी पर टांगना। अगर वो जो टांगता है वो किसी बंदे को फांसी पे टांग देता है, तो उसको इस चीज़ की डिफेंस मिल जाएगी कि भैया वो तो एक जजमेंट जो कोर्ट की आई है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। जो आप यहाँ पे हैंगमैन है उसको आप किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ही वॉज एक्टिंग अंडर द ऑर्डर ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नथिंग विच इज़ डन इन द परसुएंस ऑफ और विच इज़ warranted by the judgment or order of a court of justice, if done whilst such judgment or order remains in force or is an offence, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided that the person having the doing the act in good faith believes that the court has such jurisdiction। लेकिन बाद में उसको ये पता लगता है कि भैया कोर्ट के पास तो ये और जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, उन्होंने तो गलत जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट के ऑर्डर को से फांसी दे दी, तो भी उस सिचुएशन में भी हैंगमैन को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, बिकॉज वो सेक्शन नंबर 78 की उसको यहाँ पर डिफेंस मिल जाएगी। मिस्टेक ऑफ लॉ सेक्शन 79, 76 कौन क्या था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये दोनों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस्टेक ऑफ लॉ बेसिकली ये कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट को तो आप एक्सक्यूज़ मान लेंगे, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई भी आप एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते। इसमें एक केस लॉ है राम बहादुर थापा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। एक इंग्लिश केस लॉ भी है, इसको भी लिख लीजिएगा, आर वर्सेस टॉल्सन, जो आपकी स्क्रीन पर अभी अवेलेबल है। ऐसे केस लॉज जो मैंने बैरक में लिख रखे हैं ये आप अपने साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे
ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि नोट्स हम कितने ही बना लें, लेकिन जो एट द स्पॉट हमारे साथ एग्ज़ाम के में जाता है, बैग में डलता है, वो बैरेक्स ही होती है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाय द लॉ। जस्टिफाइड है लॉ से, और who by the reason of mistake of a fact and not by the reason of mistake of a law in good faith believes himself to be justified by the law in doing it। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगेन मैं यही कह रही हूँ कि इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लिए, ध्यान से पढ़िएगा। अब आ जाइए सेक्शन 80 पे, जो एक्सीडेंट की बात कर रहा है। आपने इंजरी पहुंचा दी, यहाँ पे पर्सन को भी और प्रॉपर्टी को भी, दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है। Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in a doing of lawful act in a lawful manner by a lawful means and with proper care and caution। अब भैया आप जा रहे हैं व्हीकल लेके रोड के ऊपर, ठीक है, आपके सामने अचानक से कोई बंदा आ गया और आपने उसको हिट कर दिया, और आपकी हिट करने से वो मर गया। यहाँ पे आप अपनी स्पीड से चल रहे थे, प्रॉपर केयर क्वेश्चन में चला रहे थे, कोई आपने एक्सेसिव स्पीड या कोई भी अचानक वो नहीं किया, तो आपको क्या सेक्शन 80 का डिफेंस मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जाएगा। क्यों? आपके पास ना तो क्रिमिनल इंटेंशन थी, ना कोई नॉलेज थी। ये जस्ट जो हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, ये एक तरह से एक्ट ऑफ गॉड था, ये कह सकते हैं आप। ये अनइनवाइटेबल सर्कमस्टांसेस था बेसिकली। तो हमें सेक्शन 80 की डिफेंस इस केस में मिल जाएगी। सेक्शन 81, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म किया जा सकता है, इन शॉर्ट ये सेक्शन ये कहता है। फॉर एग्जांपल, आप एक शिप पे सवार हैं, कैप्टन है शिप के, जो आप इलस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। इसकी इलस्ट्रेशन ए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी गई है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें। काफ़ी बार ये इलस्ट्रेशन हमारे एग्ज़ाम में पूछी गई है। अब आ जाइए इसके प्रोविजंस पे। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ मेयरली बाय द रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म if it done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to the person or the property। ये बेसिकली एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि ये रूल ऑफ नेसेसिटी है कि मतलब नेसेसरी सर्कमस्टांसेस में आपने छोटा हार्म किया है बड़े हार्म से बचने के लिए या बड़े हार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जस्ट नेसेसिटीज़ है, जस्टिफाइबल है। आर वर्सेस डुडले स्टीफनसन का केस है। ये जो इसकी इलस्ट्रेशन 1 है ना, ए, ये कहती है कि एक शिप है, वेजल, स्टीम वेजल है, वो अचानक उसके सामने, वो आराम से चल रहा है विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस, अचानक बड़ी सी चट्टान आ गई और वो देखता है कि भैया उसके शिप के ऊपर 30 बंदे सवार हैं और सामने से एक दूसरी शिप आ रही है, उस पर 3 बंदे सवार हैं। या तो उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो शिप से टकराए, 3 बंदों को मारे, या चट्टान में जाके मरे और 30 बंदों को अपने साथ लेके मरे। तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो छोटी शिप को जिस पे 3 बंदे थे उस में हिट कर देता है और उन तीनों बंदों की डेथ हो जाती है, लेकिन जो 30 बंदे उसकी शिप पे सवार थे उनकी जान बच जाती है। तो यहाँ पर जो कैप्टन था उसको सेक्शन नंबर 81 का डिफेंस दे दिया गया था। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 82, इन्फेंसी। कंक्लूसिव प्रूफ है, डॉली इनकैपेसिटी है, यहाँ पे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी जाती है उसको। ऐसा कोई भी अपराध जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा करता है, ठीक है, और तो उसको कोई भी अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जाता, चाहे उसके हाथ से कुछ भी हो जाए। ये कह रहा है नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर द 7 years ऑफ एज। इसको कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है कि मतलब जैसे सूरज पूरब से उगता है ना, ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इसका कोई आप मतलब इसका कॉन्ट्राडिक्ट ला नहीं सकते। वैसे ही सेक्शन 82 का कोई कॉन्ट्राडिक्ट लाया नहीं जा सकता। अब आ जाइए सेक्शन 83 पे, ये बात कर रहा है क्वालिफाइड इम्यूनिटी की। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव द 7 years एंड अंडर द 12 years ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे बात कर रहा है कि 7 साल से ऊपर का बच्चा है लेकिन 12 साल से कम है, लेकिन उसके पास अगर
इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है कि भैया वो जो एक्ट कर रहा है उसकी समझ नहीं है उसको कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है 7.5 या 8 साल का है, वो उठा के गन, घर में उसके फादर की गन रखी है, उठा के वो खेल खेल में और अपने फादर को शूट कर देता है। उसको क्या पता, इस वो तो एक एज अ टॉय उसको यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे उस लड़के को, उस बच्चे को क्या डिफेंस मिल जाएगी सेक्शन 83 की, डिस्पाइट कि वो 7 साल से बड़ा है, लेकिन उसकी जो उसके पास सफिशेंट मैच्योरिटी नहीं है कि वो जज कर सके कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस या इसका परिणाम क्या होगा। Nothing is an offense which is done by a child above the 7 years of age and under the 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and the consequences of his conduct on that understanding to a judge of the nature and the consequences of his conduct on that occasion। ये बेसिकली क्वालिफाइड इम्यूनिटी की बात कर रहा है कि भैया 7 साल से तो बड़ा है लेकिन 12 साल से छोटा है, लेकिन उसके पास कोई भी उस एक्ट को करने की एक तरह से कोई मतलब उसके पास समझ ही नहीं है कि उसका परिणाम वो जान सके कि वो उसका परिणाम क्या हो सकता है। अब आ जाइए 84, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें केस लॉज मार्क कर लीजिएगा। स्टेट ऑफ वर्सेस कार्तिक चंद्रा, असम हाई कोर्ट का केस है। मैकनॉटन रूल भी कहते हैं इसको, सेक्शन 84 को। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ knowing the nature of the act, or he is doing what is either wrong or contrary to the law। आप कर रहे हैं, आप सफिशेंट मैच्योरिटी है, उम्र है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है कि भैया आप समझ पाएँ ड्यू टू अनसाउंडनेस। वो अनसाउंडनेस कैसी भी हो सकती है, वो पार्शियल हो या, लेकिन उस एक्ट के दौरान जब आप वो कर रहे हैं उस टाइम आपकी अनसाउंडनेस हो सकती है, उसी को यहाँ पर एज अ डिफेंस आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और दूसरा केस है, वो मार्क कर लीजिएगा, गोविंद राज वर्सेस स्टेट। इसमें बात कर रहा है कि जब आप एक्ट कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, इसको मार्क कर लीजिएगा, और बाय द रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और ही इज़ डूइंग वट इज़ आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रैरी टू द लॉ। मतलब एक्ट तो करने लग रहे हैं, अब 25-30 साल का बंदा है, अगर वो साउंड माइंड का होता है तो उसको ये पता है कि भैया आप चाकू से किसी का मर्डर कर सकते हैं, लेकिन पागल बंदे को क्या पता होगा, वो उसने उठाया, पागल ने, और एक्स जो है हमारा पागल है, उसने वाई को चाकू से मार दिया। यहाँ पे उसको 84 की डिफेंस मिल जाएगी। क्यों? उसको उस एक्ट करते वक्त समझ नहीं थी क्या कि वो कर क्या रहा है। मैकनॉटन रूल भी बोला जाता है, डायरेक्ट यहाँ से सेक्शन बेस पूछ लेता है कि मैकनॉटन रूल कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन है, तो वो हमारे सेक्शन 84 में डिफ़ाइन है। अब आ जाइए लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, सेक्शन 85, वॉलेंट्रीली इनवॉलेंट्रीली टॉक्सिकेशन की बात कर रहा है ये। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट by the reason of intoxication incapable of knowing the nature of that act, or he is doing what is either wrong or contrary to the law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। ये जो है ना, विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, ये पूरे सेक्शन का एक की पॉइंट है जो पूरी आपको, अगर आपने इंटॉक्सिकेशन ली है, ठीक है, लेकिन वो आपकी नॉलेज के साथ है और आपकी इच्छा थी उसको लेने की, तो आप जो भी एक्ट कर रहे हैं ना वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन अगर वो अगेंस्ट आपकी विल है और विदाउट आपकी नॉलेज के आपको पिला दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैंपा में मिला के पिला दिया कुछ और आपसे कोई अपराध करा लिया, तो उस सिचुएशन में आपकी नॉलेज नहीं है कि आपने दारू पी है या कोई भी इंटॉक्सिकेशन या कोई नशा किया है, तो आपको सेक्शन 85 की डिफेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपको नॉलेज है उस चीज़ को करने की, तो आपको सेक्शन 85 की डिफेंस नहीं मिलेगी। इसमें एक केस लो है, मिर्ज़ा घानी बैग वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, इसको मार्क कर लीजिएगा अपनी बैरेक्ट में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ, और
इससे आगे की वीडियो जल्दी आपके चैनल पर अवेलेबल होगी। तब तक साथ बनाए रखें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा मात्र साधन है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन बैक टू बैक आ रही है। ऑल द बेस्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स।